Assalamu alaikum, BSN. Are you there? Students, are you there? Are you able to hear me? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? फाइनली वेलकम बैक टू वंस अगेन टू वेबिनार. ओके जी, 19 स्टूडेंट्स अब मुझे नजर आ रहे हैं. वेयर आर द रेस्ट ऑफ क्लास? वेयर इज द रेस्ट ऑफ क्लास बेसिकली? बाकी भी ऑनलाइन हो जाएं. बेसिकली ये है कि नॉर्मली तो हमारा टेस्ट सेशन बेसिकली चल रहा था, but you all know कि due to the ongoing situation we have to shift again towards the webinar class. और इसमें अभी we will discuss कि जी स्केड्यूल जो है उसमें अगर जो हमारे पेंडिंग हो गए अब टेस्ट वगैरह उसको हम कैसे अब कवर करते हैं. ठीक है. Meanwhile for today we will also basically revise enzymes and another test from nutrition which was I think diet and diabetes. So we will revise all the two tests today. And as far as the schedule is concerned regarding the test schedule, तो I will update it कि अब हम उसमें क्या changes कर रहे हैं because due to cancellation of today's test. So let all the students get in. Meanwhile, I will also upload today's lecture. और अभी तुम लोग अपनी attendance वगैरह send ना करो. After some time, I will ask you for the attendance so that all the students get present. जो आज का टेस्ट था बेसिकली उसी को ही हम आज बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं. एंजाइम्स को ही मैं अपलोड कर रही हूँ. मे बी इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स. बट ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल ही तुम लोगों ने अपना जो टेस्ट वगैरह है वो पढ़ना है. एंड इनफैक्ट आई मस्ट से दैट यू आर गेटिंग मोर टाइम फॉर स्टडी. सो डोंट वेस्ट इट, ट्राई टू यूटिलाइज इट. जैसे ही ये अपलोड होती है तो डिस्कस करते हैं इसको. Yes, I think it has been uploaded. G 28, 27 candidates are there. जो इसकी क्लासिफिकेशन है विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द एंजाइम्स, इसमें मेरे ख्याल में आई हैव गाइड यू कि जो सब क्लासेस हैं बेसिकली एंजाइम्स की, तो एटलीस्ट उसके हमें नाम वगैरह जो है ना वो लाजमी आने चाहिए इसमें. और चाहे ये जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेजेस के या ऑक्सीजनेजेस के, अगर हम चाहे इसे करते हैं कि नहीं, बट जो मेन क्लासेस हैं वो उनके एक एग्जाम्पल और प्लस जो सब क्लासेस हैं कम से कम जो ना उनके नाम कम से कम आने चाहिए. उसमें एक आधा तुम लोग एग्जाम्पल जो है ना एंजाइम की याद रख सकते हो, कोई हाइड्रोलेज है, कोई ऑक्सीडेज है, ठीक है, इस तरह से. बट आई विल नॉट आस्क यू कि तुम लोग बिल्कुल मेमोराइज करो ये पूरे रिएक्शंस जो ये दिए हैं, क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम उनको भी जो है ना वो करना शुरू कर दें. तो टेस्ट वैसे आज का तैयार किया था तुम लोगों ने कि नहीं, जो एंजाइम्स का वो था, क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन की वजह से जाहिर है कि हमें कुछ दिनों के लिए करना पड़ रहा है. होप कि वो इसी वीक के लिए होगा. इफ देयर इज एनी अदर अपडेट regarding
जो आपके कॉलेज क्लोजर की वजह से, तो वो तुम लोग जो है ना बता सकते हो। और भी अपडेट है कि अभी यही चल रहा है कि बस फ्राइडे तक ही क्लोज हैं आप लोगों के कॉलेजेस। अटेंडेंस लगाने के बाद तुम लोगों ने भाग नहीं जाना कि स्टूडेंट्स बस दे आर ऑनलाइन और नजर आ गए, अब हम हमारा नाम आ गया तो अब हम भागे, इस तरह वाला कोई सीन नहीं होना, ठीक है। तो जी मैं वैसे एक और चीज भी आई वाज थिंकिंग कि जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना तुम लोगों का, उसका बायोकेमिस्ट्री का, तुम्हारे बुक्स तो सबके पास है ना। तो एंजाइम तो हमने वैसे किया हुआ था, हम अगर उसको डिस्कस कर लें, जिसमें एक दो और चीजें थी जैसे कोलाइड्स वगैरह था, बफर्स थी, तो हमने उसको रिव्यू मेरे ख्याल में पता नहीं किया था कि नहीं किया था। हमने सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक हमने उसको करना था। बफर्स थे और जिसमें कोलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, एसिड बेस की डेफिनेशन तुम लोग कर सकते हो। तो वो भी हम लोग जो है ना होपफुली शायद थर्सडे को चलो वो रिव्यू कर लें। तो अभी फिलहाल एंजाइम्स की जो है नोमेनक्लेचर इज इम्पोर्टेंट। जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे एक्टिव साइट क्या होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्लस इसकी जो है क्लासिफिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है जिसकी अगर आ जाए तो तुम लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। और प्लस ये है कि लिख भी सकते हो, ठीक है तुम लोग। जो जो सब सब क्लासेस हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, वो तुम लोगों ने चेक करना है क्या उसका सीन है। तो ये सारी क्लासेस वगैरह जो है ना वो तुम लोगों ने पढ़नी सारी हैं, ठीक है। लेकिन 6 जो हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि 6 जो हैं हम उसको अच्छी तरह से करेंगे। बाकी सब क्लासेस जो हैं दैट इज एट योर एंड, कि वो जो है सब क्लासेस के नाम कम से कम तुम लोगों को आने चाहिए। और समटाइम्स देयर कैन बी द क्वेश्चन कि राइट सब क्लासेस ऑफ ट्रांसफरेजेस, तो ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कि इसकी सब क्लासेस क्या हैं। बाकी वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास बेसिकली, जो ask rest of the class to get online as well। देखो इसमें हमारी कुछ ना कुछ लर्निंग तो बेसिकली हो ही रही होती है, तो दैट्स व्हाई आई वांट कि तुम सब जो है ना वो ऑनलाइन हो जाओ। अच्छा सही, और कोई अपडेट्स नहीं है तुम लोग के कॉलेज के हवाले से? असल में तुम लोग के मॉर्निंग में तो इतना मसला नहीं था, इट वाज आई थिंक द पोस्ट आर एंड स्टूडेंट्स जिनका कोई इश्यू था। तो और ऑनलाइन टेस्ट भी तुम लोगों का ऐसा सच नहीं हो सकता, कोई अगर जूम पे होती तो फिर हम कोई वाई टाइप को इस तरह एंजाइम्स का सुन नहीं सकते थे। लेकिन अभी कौन टाइप करे, और इस वजह से फिर मैं आई डिसाइडेड कि हम इसको भी रहने ही दें। तो 1 मिनट तुम लोग ज़रा वेट करो, मैं अपनी हैंड्स फ्री ले आऊँ और उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं आज इसको अब एंजाइम्स को, ठीक है? जस्ट वेट 1 मिनट।
जी वालेकुम सलाम, फाइनली आई एम बैक। जी वीडियो मैंने खुद ही ऑफ की है। जस्ट वेट, मुझे अपनी हैंड्स फ्री वगैरह लगा दूं। जी BSN आवाज आ रही है ना मेरी? जी निम्रा, आई एम फाइन। तुम सब कैसे हो? आई होप कि तुम सब भी ठीक होगे। और बढ़ते कोविड के केसेस से पैनिक नहीं होना हमने, ठीक है? तो लेट्स सी कि फ्राइडे के बाद क्या हालात होते हैं, बिकॉज पोस्ट आर्म में देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5-6 स्टूडेंट्स थे जो कि जिनकी तबीयत सही नहीं थी, 2 का कोविड पॉजिटिव आया था। और इसी तरह से जो है ना, वो क्योंकि नर्सेज हैं, तुम लोग को पता है, तुम लोग का प्रोफेशन ऐसा है, और वो ड्यूटी भी वो लोग तो हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं ना, तो तुम सबको भी चाहिए SOPs वगैरह फॉलो करो। जैसे ऑलवेज आई से इन द क्लास के डोंट सिट क्लोजर। तो होपफुली फ्राइडे तक ही होगा बस, क्योंकि ऐसा जो है ना, स्कूल कॉलेजेस बंद करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब तुम लोग भी गाइड कर दो कि अब जैसे हमारी थर्सडे की क्लास है, तो हम क्या, कौन सा टॉपिक है जिसको हम जरा सही रिवाइज वगैरह कर लें, ताकि तुम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ना इजी हो जाए। तो जैसे एंजाइम्स वगैरह हैं, ये हमने पहले तो चलो किए हुए हैं, तो इसमें कोई मसला है तो तुम लोग बता दो उसी टॉपिक को, फिर हम इसको डिस्कस कर लें, ताकि तो टेस्ट के लिहाज से तैयारी की थी क्लास ने कि नहीं? असल में इसमें जो है ना, क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, प्लस ये जो है क्लासिफिकेशन, आप मेरे ख्याल फर्स्ट चैप्टर को कर लेते हैं ना, मैं अभी बुक लेके आती हूँ। तो इसमें एंजाइम की जो है वो टाइप ऑफ एंजाइम्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट, को एंजाइम्स क्या है, ठीक है? ये कौन कह रहा है नो? तो फायदा क्या अगर तुम लोग तैयारी नहीं करोगे, तो देखो तुम लोगों को बस एक्स्ट्रा टाइम मिल गया दोबारा, ठीक है? तो वो इसमें तुम लोगों को भी पता है कॉलेज आने जाने में कितना टाइम लगता है, कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं होती। सब तैयारी करो। एक्टिविटी भी तुम लोग की न्यूट्रिशन की आगे हो गई है। अच्छा, लिपिड्स का पढ़ा था, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का तो टेस्ट हो नहीं गया था उस दिन? देखो, ये तो बहुत इजी है, एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ना, अभी हम कर लेते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव द टाइम, तो हमको बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा, आज लिपिड मेटाबॉलिज्म का टेस्ट था, सही सही सही। जी, एक्टिविटी भी तुम लोग के समय देखो, पहले इतना टाइम वेस्ट हो गया, बैंड पे आके चीजें ज्यादा हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। कुछ कॉलेज का भी तुम लोगों को देखा ही था, तुम लोगों ने रूम वगैरह भी, कोई टेबल भी अवेलेबल नहीं था, फिर इतना मजा भी नहीं आता एक्टिविटी का। मेरे से ज्यादा तुम लोग के बाकी टीचर ज्यादा एक्साइटेड थे उसमें, वो भी मुझसे बार बार कह रहे थे, जैसे तुम लोग की एडवाइजर वगैरह थी, तो मैंने कहा था चलो एक एक्टिविटी हम कर लेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जैसे ही फ्राइडे के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। मेरे हम तुम लोगों में तो इतना इशू नहीं था मॉर्निंग के स्टूडेंट्स में ना, ना ही तुम लोगों को मेरे हमें हॉस्टल में कोई ऐसा केस है, तो और अल्लाह ना ही करे कि ऐसा कोई हो भी केस। लेकिन जाहिर है नर्सेज जिन्होंने हॉस्पिटल्स में ड्यूटी वगैरह करनी है, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं ना कि कोविड वगैरह पेशेंट्स को देखना है, तो वो फिर वहां पे जो है ना मसला जरा हो जाता है। तो तुम लोगों का तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कितना इशू मॉर्निंग वालों का ना था, ना ही होगा इंशाल्लाह।
तो फ्राइडे के बाद रूटीन में तुम लोग का कॉलेज ओपन हो जाएगा, अगर इंशाल्लाह रूटीन में ओपन हो रहा है। क्योंकि अगर एक और वीक की इन्होंने ब्रेक दे दी तो फिर हमें काफी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के इतने हक में नहीं होती, या तो फिर मैं उनसे कहूंगी कि मेरी क्लास आप जूम पे रख दें, कुछ इस तरह ना, कम से कम हम ऑनलाइन ही उस टाइम तुम लोग जूम पे ये होता है कि तुम लोग की वीडियोस भी आ रही होती हैं, बात भी हम कर सकते हैं। तो वेबिनार पे तो सिर्फ हम टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें जो है ना फिर हम कुछ रख लेंगे। तो आज फिर अब हम कर लेते हैं एंजाइम्स इन मेडिकल डायग्नोसिस ना, ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा ये जो है एंजाइम्स की जो रेगुलेशन है, जैसे फीडबैक रेगुलेशन वगैरह है, ठीक है, ये भी तुम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन ये जो डायग्नोसिस वाला है ना, ये तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एंजाइम्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। Determination of certain serum enzyme levels in the blood is of great help in the diagnosis of certain disease। देखो, डॉक्टर कभी भी तुम लोग को डायग्नोज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस के कि तुम लोग के ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। ब्लड टेस्ट से यही है कि पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, किस ऑर्गन में है, ठीक है। जिस तरह से लिवर के एंजाइम्स हैं, इसी तरह हार्ट के एंजाइम्स हैं, इसी तरह किडनी के एंजाइम्स हैं। तो सारे एंजाइम्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हमें डिजीजेस का जो है ना वो बताते हैं कि किसी ऑर्गन में कोई मसला है कि नहीं, कोई ऑर्गन अफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये एंजाइम्स का जो है ना बहुत ही समझ लो एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि बेसिकली जो है ना इट हेल्प्स टू डायग्नोज द सर्टेन डिजीजेस। आप देखो पहली एग्जांपल इन्होंने लिखी हुई है अमाइलेज की जैसे, ठीक है। तो जो अमाइलेज है दैट इज रेज्ड इन पैरोटाइटिस एंड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो किसी को भी पेनक्रियास का मसला है तो उसमें उसके एंजाइम्स के लेवल्स जो है ना वो रेज हो जाएंगे, तो जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ जी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जिस तरह से पेनक्रियास की कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं ना, इसी तरह से जो है ना इसी तरह से जो है ना पेराटाइटिस है। जो हमारी पेराटाइड ग्लैंड्स हैं बेसिकली, ठीक है, दीज आर बेसिकली सेलेवरी ग्लैंड्स बेसिकली होती हैं, ठीक है। और इनकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम फिर हम कहते हैं पेरियोडाइटिस। तो अमाइलेज एंजाइम जो है इसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है कि अगर इन्फ्लामेशन हुई हुई है, स्वोलन हुई हुई है हमारी सेलेवरी जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, पेरियोडाइटिस ग्लैंड्स, तो हम अमाइलेज के टेस्ट करेंगे। अगर इसकी एक नॉर्मल रेंज है, अगर उससे ज्यादा आएगा तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा लाइपेज है, ठीक है, जो कि पेनिक्लेटाइटिस में बढ़ जाता है। लेकिन आप ये देखो ना जो अमाइलेज दोनों में बढ़ रहा है, पेरियोडाइटिस में भी और पेनिक्लेटाइटिस में भी, तो फिर हम उस बंदे का लाइपेज टेस्ट करवाते हैं। अगर लाइपेज भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उससे पेनक्रियास का मसला है, उसे पेराटाइड ग्लैंड्स का मसला नहीं है, सिलेवरी ग्लैंड्स का मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइपेज सिर्फ पेनक्रियाटाइटिस में बढ़ रहा है। तो ये इससे हमें दोनों में फर्क जो है पता चल जाएगा। इसी तरह से कोलोनिस्टरीज है, ये अगर किसी को लिवर की डिजीज है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर किसी को किडनी की डिजीज है तो ये बढ़ जाएगा एंजाइम। इसी तरह से जी आपका है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो कि हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह है, रिकेट्स है, स्पेशली किसी को बोन्स का डिसऑर्डर है तो फिर भी ये एंजाइम जो है बढ़ जाता है। तो आजकल जो है यंग जो लड़कियां अगर उनमें एलएफटी ज्यादा आ रहे हैं तो डू नॉट थिंक कि जी आपको कोई जिगर का ही मसला हो गया है। समटाइम्स ये होता है कि आपके एलएफटीज बढ़ रहे हैं, और स्पेशली एलएफटीज में आपने देखना है, क्योंकि एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट को कहते हैं और इसमें 3-4 टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट नहीं होता इसमें, ठीक है ना। इसमें आपका जो है वो बिलिरुबिन का टेस्ट भी है, इसके अलावा इसमें आपका एसजीपीटी भी है, इसके अलावा एसजीओटी भी है, और अल्कलीन फॉस्फेटेज भी है। तो
अगर बाकी टेस्ट ठीक है और अल्कलीन फॉस्फेटेज जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना बोन्स का भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, कोई हड्डियों का भी प्रॉब्लम, वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है इन डिजीजेज में। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलएफटीज की मैं बात कर रही थी, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज, या जिसको हम एएलटी भी कहते हैं, एलानिन ट्रांस अमाइनेज। अच्छा, जो लड़कियां या लड़के वगैरह लिख देते हैं ना ये एब्रीवेशंस एसजीपीटी एएलटी, प्लीज ब्रैकेट में जो है ना तुम लोगों से मेरी एडवाइस है कि एग्जाम में अक्सर ये सवाल आया हुआ है, तो प्लीज ब्रैकेट में जो है ना ये आप लोग लाजमी इसकी जो है ना एब्रीवेशन वो लिखो, क्योंकि मत समझो कि जी एग्जामिनर को सब पता है। इट इज नॉट नेसेसरली। समटाइम्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जरूरी नहीं है आपके पेपर चेक कर रहा है। 90% तो चांस यही होता है कि जो बायोकेमिस्ट्री का टीचर है वही टेस्ट करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि और भी नर्सिंग का अगर टीचर है तो उसको भी दे देते हैं। समटाइम्स पेपर ज्यादा हो, टीचर इनकार कर रहे हो, जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन थी, तो मैं खुद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पेपर चेक करके आई हूँ कि समटाइम्स जो है टीचर्स इतना प्रोफेसर्स जो हैं स्पेशली सीनियर्स जो हैं एजड जो हैं वो इतना अवेलेबल नहीं होते, और वो नॉर्मली आना नहीं चाहते अगर, तो उनके पास शॉर्टेज हो जाती है। इस दफ़ा बहुत शॉर्टेज थी टीचर्स की ना, तो दे बेसिकली आस्क्ड मी कि आप कम्युनिटी के भी पेपर्स वगैरह चेक करें जिसमें वो वाटर वगैरह का, वाटर प्योरिफिकेशन के तरीके वगैरह थे, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई यूज टू चेक। तो इस वजह से आपने, और वैसे भी बायोकेमिस्ट्री का भी टीचर हो तो आपने जो है ना इसको लाजमी करना है हमने, कि जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो प्लीज उसकी एब्रीवेशन आपने लाजमी लिखनी है। डोंट थिंक जी मेरे टीचर को तो पता है ये। तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज एएलटी जो है ये स्पेशली जो है लिवर डैमेज के लिए है, ठीक है। और ये इसके अलावा दो एक और डिजीज है जो हार्ट अटैक वगैरह होता है, जिन लोगों में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उनमें भी जो है ना बेसिकली एएसटी बढ़ जाता है। लेकिन देखो जो एएलटी है ना, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, जिसको हम एसजीपीटी कह रहे हैं, वो सिर्फ लिवर के लिए है। यानी कि किसी को हार्ट का मसला अगर है तो सिर्फ एएसटी बढ़ेगा, एएलटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि एएसटी दोनों डिजीज में बढ़ जाता है, लिवर में भी हार्ट में भी, तो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को लिवर डिजीज है या हार्ट है? तो फिर हम उसका टेस्ट करते हैं एएलटी का। अगर एएलटी भी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है ये लिवर डिजीज है। अगर एएलटी नहीं ज्यादा आ रहा, सिर्फ एएसटी है, तो इसका मतलब है सिर्फ उसको हार्ट का मसला है। इसी तरह से सीपीके है, ठीक है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ये भी जो है हार्ट अटैक में बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर मसल्स का कोई डिसऑर्डर है स्पेशली उसमें भी ये बढ़ जाता है। ज्यादा हार्ट अटैक का इंडिकेटर भी इसलिए है क्योंकि हार्ट के मसल्स ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हार्ट के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, बहुत वीक हो जाते हैं व्हेन अ पर्सन अंडरगोज एनी हार्ट अटैक, या उसको कोई ऐसा हार्ट कोई स्ट्रोक आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना मसल्स जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी बेसिकली जो है ना हार्ट अटैक वगैरह में बढ़ जाता है, कुछ लिवर डिजीज में भी बढ़ जाता है, लेकिन बेसिक इंडिकेटर एलडीएच जो है वो आपका हार्ट का ही है। फिर गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, ये भी अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। लिवर सिरोसिस में बढ़ जाएगा, बट इफ द रीजन इज ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सिरोसिस की एक वजह ये भी है अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करना। तो अगर वैसे किसी वायरस की वजह से है आपको लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की वजह से, हेपेटाइटिस बी की वजह से, तो फिर जीजीटी को बढ़ना नहीं चाहिए बेसिकली। इसी तरह से जी एसिड फॉस्फेटेज इज रेज्ड इन प्रोस्टेटिक कैंसर with metastasis, but it is not diagnostic. It is used to screen the patients with suspected prostate gland का अगर किसी को कैंसर है तो उसमें भी एसिड फॉस्फेटेज के लेवल्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब इन बॉक्स में एक चीज लिखी हुई है कि जो कार्डिक एंजाइम्स है ना बेसिकली इट इज रिलीज्ड बाय द इंडिविजुअल मायोकार्डियम peaks within 24 hours and usually falls back to normal before 48 hours। जो क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज है, जब जैसे ही बंदे को हार्ट अटैक हो तो उसके 24 घंटे तक इसके लेवल्स बढ़ेंगे, पीक पे जाएंगे, लेकिन बाद में 24 के बाद कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फौरन से हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक के 3-4 दिन बाद कर रहे हो तो पता नहीं चलता आपको कि अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था।
कुछ लोगों को जैसे माइनर सा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि अटैक है क्या है, और समटाइम्स क्लॉट भी आया और खुद ही रिजॉल्व हो गया, ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है। तो अगर तो उसने एक आधे दिन में टेस्ट करवा लिया है तो पता चल जाएगा। अगर वो 24 घंटों के बाद अगर अपना ब्लड सैंपल देना चाहता है, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कैसी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हुई थी, दर्द हुई थी, शायद सर्दी की वजह से है, जैसे कुछ लोग सोच लेते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं तुम लोग पढ़ते भी होगे कि दे आर वेरी सिमिलर टू, जैसे कि किसी को कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो गया है, कोई गैस हो गई है, कोई इस तरह वाला, सीने में जलन, कोई एसिडिटी हो गई है। तो सिस्टम जो इसके सिम्टम्स हैं, दे कैन बी ओवर कंफ्यूज्ड विद द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बहुत से लोगों को जो है वो, जैसे गर्मी हमारे इधर बहुत ज्यादा होती है, तो जी स्वेटिंग या पसीना आ रहा है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमें तो ये कोई हार्ट का मसला होने लगा है। तो ये फौरन से हमें करने पड़ते हैं, वरना इसका फायदा कोई नहीं। इसी तरह से जो AST है, ये भी 24 से 48 आवर्स तक पीक पे रहेगा और तीसरे दिन ये काम होना शुरू हो जाएगा। जो LDH1 है, ये बेसिकली 3 to 4 डेज पे पीक पे जाएगा, ठीक है, शुरू में फौरन नहीं बढ़ता, और इसके लेवल्स जो हैं 10 से 14 दिन तक तकरीबन बढ़े रहते हैं। लेकिन आजकल जो है इन सब टेस्ट की बजाय जो है ना, हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे कार्डियोलॉजी एक बेसिक है, तो उसमें ट्रोपोनिन एक टेस्ट आ गया, ठीक है, ट्रोपोनिन T और I, जो कि बेसिकली फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन यूज हो रहा है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन इज अ बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, और ये प्रोटीन्स का टेस्ट होता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आजकल ये है, ना ही तो CP के ज्यादा कर रहे हैं लोग, ना ही तो LDH वगैरह ज्यादा कर रहे हैं। तो थोड़े से तो तुम लोग के मुझे बताओ, ये बस डिसऑर्डर्स और ये एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, हम तो इसकी नॉर्मल लिमिट्स भी तुम लोग इसमें नहीं लिखी हुई। ऑल्दो आई रिमेंबर दैट आई शेयर्ड अ टेबल विद यू, जिसमें जो है मैंने दिया था तुम लोगों को, मेरे ख्याल में एक व्हाट्सएप किया था टेबल, जिसमें लिमिट्स भी लिखी हुई थी, जैसे SGPT की क्या है, डू यू रिमेम्बर? किसी के पास है वो? एक मैं तुम लोगों से शेयर किया था कि जिसमें लिमिट्स भी लिखी हुई थी, तो अगर किसी के पास है तो वो मुझे बताओ, क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी तभी मुझे लगता है कि मैंने एक ही पेज था जो कि मैंने सेंड किया था ग्रुप में ना, तो वो तुम लोग के ग्रुप में है। तो जब भी कभी अगर तुम लोग एंजाइम्स का टेस्ट तैयार कर रहे हो, तो इसका मतलब वो लिमिट्स वाला सफा करना है। चलो आज टेस्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट जब भी कभी होता है तो फिर आज मैं अनाउंस कर रही हूँ, तो वो इंक्लूडेड होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, वो लिमिट्स तुम लोगों ने करनी है। समटाइम्स MCQ में आ सकता है कि नॉर्मल लिमिट इसकी ये है और इसकी ये है, तो तुम लोग ये कहो कि जी ये तो बुक में था ही नहीं मैडम, तो इस तरह वाली कहानी जो है ना वो कोई नहीं होनी। जिसके पास है रोशना कंवल, वो आज ही जो है ना, जो हमारा ग्रुप है ना बायोकेमिस्ट्रीज लाइफ वाला, उसमें शेयर कर दो, ठीक है। जिसके पास भी वो वाला पेज है, हाँ जी, वो चेक कर लो। मैं भी आई विल ऑल्सो चेक, वैसे ग्रुप में भी होगा, देखो ज्यादा मैं सना को CR को या मैसेज कर देती हूँ या मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देती हूँ, तो वो अगर है तो वो प्लीज चेक इट ना, कि वो तुम सबको जो है ना वो लिमिट्स उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो है जी एंजाइम्स डेफिशिएंसीज कॉजिंग हेमोलाइटिक एनीमिया। अच्छा, इसमें तो ये हमने मेरे ख्याल में ग्लाइकोलाइसिस वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि जो एनीमिया है, अगर ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स डेफिशिएंट हैं तो फिर एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है, और अगर जो है ये रिडक्टेज की अगर डेफिशिएंसी है, तो इन तीनों की वजह से एनीमिया हो सकता है। enzymes as a medicines, this is also important basically। तो जी enzymes medicines के तौर पे भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स के तौर पे, इंजेक्शंस में, टैबलेट्स में, जैसे कि फॉर जो है डाइजेस्टिव अगर सिस्टम की डिजीजेस हैं, ठीक है, तो लाइपेज है, माइलेज है, प्रोटीनेज है, ये सब जो एंजाइम्स हैं बेसिकली यूज हो रहे हैं।
इसके अलावा जी अगर जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए भी ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कोगुलेशन के लिए भी बेसिकली यूज हो रहा है एंजाइम एंड दैट इज यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। इसके अलावा है जी थ्रोम्बिन है, बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज हो रहा है। कैलिकरिन इज यूज फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमिटीज एंड द हार्ट। इसके अलावा ऑइंटमेंट्स में जो है हाइल यूरोनिक एसिड का जो एंजाइम है इट कॉजेज द लूजनिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द स्किन रिजल्टिंग इन, जाहिर है अगर हम हाइलुरोनिक एसिड का एंजाइम नहीं यूज करेंगे तो आपकी ऑइंटमेंट जो है वो डीप कैसे पेनिट्रेट करेगी, तो इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑइंटमेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रेन्स, हेमाटोमास, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इन सब डिजीजेज में जो है ना, जैसे जेली देख लो पेन किलर होता है तो उसमें भी एंजाइम होता है ये, तो वो कैसे आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा, अगर आप ऊपर ही कोई चीज लगा दोगे तो स्किन की लेयर से डीप पेनिट्रेट नहीं करेगा तो आपको आराम कैसे आएगा। तो इन सारी चीजों में जो है ना वो ये एंजाइम यूज होता है। इस तरह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है नेक्रोटिक टिश्यूज की ब्रेकडाउन के लिए, मैसेज ऑफ पस के लिए, दे आल्सो कॉज क्लिनजिंग ऑफ वुंड्स के लिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए देखो हैं प्रोटीन्स। तो ये जो एंजाइम्स हैं बेसिकली वुंड हीलिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एल एस्पार्जिनेज है विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो जी ये है जो तुम लोगों ने करना है बेसिकली। इसके अलावा भी जो बाकी भी जो टॉपिक्स हैं बेसिकली वो तुम लोगों ने करने हैं। इसके अलावा जो इसमें जो है एंजाइम्स के क्या है इफेक्ट ऑन द सबसेट कंसिडरेशन, ऑन द पीएच का क्या इफेक्ट होगा बेसिकली, ठीक है, और उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें जो हैं वो हमने करनी है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं फिर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, बुक्स अपनी निकाल लो, तो उसमें कोलाइड्स वगैरह बफर्स वगैरह वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है तो उसको हम लोग जो है ना कर लेते हैं। चलो जी गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स, तो मैं बुक ले आऊं और उसके बाद जो है ना हम बफर्स वगैरह को जरा पढ़ लें। अच्छा क्लास पीएसएन एमसीक्यू के लिहाज से तुम लोगों ने क्या कोई किताब तुम लोगों ने कोई पढ़ी, कोई तैयारी, कोई लाइब्रेरी कभी गए, कोई इस तरह से कुछ बताओ एमसीक्यूज का क्या तुम लोग कर रहे हो। बिल्कुल ही तुम लोग तो अपने एंड पे तो कोई प्रैक्टिस नहीं आई थिंक कर रहे एमसीक्यूज के लिए।
क्योंकि जो है ना आई एम बेसिकली सीइंग कि पहली क्लासेस बहुत खुद से भी दे बेसिकली लुक इनटू एमसीक्यू टाइप बुक्स, ठीक है। तो उसमें तुम लोग ना मेरे ख्याल में लाइब्रेरी जाते हो ना, कोई कोशिश करते हो, ठीक है, ना कोई उस पे देखते हो इस पे बुक शॉप पे कि शायद कोई बायोकेमिस्ट्री की एमसीक्यू की बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो वो किसने करना है सब कुछ, तुम लोग को खुद से भी थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। मैं एक पोस्ट आर्यन की स्टूडेंट जो है, जो मेरे ख्याल में छुट्टियों पे चली गई है बेसिकली, तो उसको मैंने एक बुक कहा था कि हाशमी की थी एमसीक्यू उसकी बुक की ना, उसने मुझे 4-5 सेंड की थी। देखो पोस्ट आर्यन वाले दे आर सो मच इंटरेस्टेड, दे यूज्ड टू सेंड मी व्हाट्सएप मुझे कर रहे हैं 4-5 किताब जो एमसीक्यूज की हैं उनके टाइटल्स के, मैडम इसमें से हम कौन सी खरीदें। तो आई फील रियली गुड कि मतलब वो लड़कियां इतना इंटरेस्ट ले रही हैं पोस्ट आर्यन की। तो शी सेंड मी बेसिकली 4-5 बुक्स, उसमें से मैंने एक ही सजेस्ट उसको की थी पोस्ट आर्यन लेवल के लिहाज से जो है ना, लेकिन वो बुक तुम लोगों के लेवल की थी हाशमी की ना, एमसीक्यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो वो मैंने उसे कहा था कि तुम परचेज कर लो, या उस वो कह रही थी बुक शॉप पे पड़ी है तो हम उसमें से वो चैप्टर्स भी कॉपी करवा सकते हैं जो हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैं उनको बेसिकली जो है ना, अब अगर मुझे मैं बात करूंगी क्लास से कि किसी ने खरीदी है या वो चैप्टर्स फोटो कॉपी करवाएंगे, तो फिर आई विल गिव यू ऑल्सो कि उसकी फोटो कॉपी मैं तुम लोगों को जो बेसिकली दे दूंगी। तो मतलब लड़कियां अपनी किताबें इस तरह शेयर नहीं करती, तो पूरी किताब भी तुम लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं। अगर 1000 की बुक है या इससे महंगी तो नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो, तो सबको वो खरीदने की जरूरत नहीं है, करवा लेंगे। जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी आई विल लेट यू नो, जितने जितने तुम लोग कलेक्ट कर लो। तो मैं उनसे ही कहूंगी बेसिकली, क्योंकि जाहिर है ये जो प्रोफेशनल में जो स्टूडेंट्स हैं, लड़की हैं, इनके दूसरी भी इनके कोलीग्स वगैरह हैं, कोई सर्विसेज से कर रहा है नर्सिंग, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से नर्सिंग कर रहा है, कोई फातिमा से कर रहा है, ठीक है, किसी का बहन भाई है जो कि इलामा इकबाल में पढ़ रहा है। तो फिर इनको एक दो बुक्स खाना पता है, मैंने देखा है कि दे यूज टू टेल मी कि मैडम ये वाली बुक है। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट जैसे टीचर्स ने लगवाई होती हैं कुछ इस तरह। मैं एमसीक्यू उसके लिए कोई स्पेशली रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। मैंने कुछ लाइब्रेरी में कब से लिख के दी हुई अभी तक आई नहीं है, जो अवेलेबल हैं उसमें ये है कि एक चैप्टर के 5-5, 600 एमसीक्यूज हैं, वो बंदा कर ही नहीं सकता। तो वो और कोई इस लेवल ऐसे हैं भी नहीं कि मैं कहूँ कि वो ही आने हैं तो फिर हम करें, बिकॉज एमसीक्यूज के लिए तुम लोगों को पता है भी हमारे काम, और कोई ऐसा यूएचएस ने लगवाई भी नहीं हुई। तो वो मैं अब देखूंगी कि इंशाल्लाह जो है ना, तुम लोग लाइब्रेरी में बिल्कुल जो बुक्स है उससे अपनी प्रैक्टिस तुम लोग कम से कम कर सकते हो। लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उससे अपनी प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो। तो मैं जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होती है ना, तो मैं इनकी देख के, अगर किसी ने खरीदी है या अगर किसी ने एमसीक्यूज, क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सेइंग कि जैसे किसी जानने वाली के पास है या इस तरह से कि हमें वो सिर्फ तुम लोग के जो चैप्टर्स हैं उसके मैं कॉपी करवा लूंगी, बाकी पूरी बुक की जरूरत भी क्या है। तो वो फिर आई विल डिस्कस। वैसे तुम लोग भी अपने एंड पे मैं रिकमेंड करूंगी कि देखो जो पढ़ी है लाइब्रेरी में, उसमें एक नुमान शाद की है, वहां से कर लो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। नुमान शाद की एक बुक पढ़ी है तुम लोगों की एमसीक्यूज की, ठीक है। और एक ब्लैक कवरिंग वाली है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा है, वो तो दैट इज यूजलेस। मैंने देखा है 600-700 एक चैप्टर के दिए हुए, वो बंदा कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, क्वेश्चंस तुम लोगों के जी। अच्छा जी, और किसी ने पूछा, निदा नूर, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर है, जो बोन मैरो का डिसऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बेसिकली अबनॉर्मलिटी है, बेसिकली कैंसर है समझ लो ब्लड का। तो जी अब तुम लोग अपनी जरा तुम लोग ओपन कर लो वो चैप्टर 2, जिसकी स्लाइड्स वगैरह तो नहीं मेरे पास, तो वो हम जो है ये शायद हो भी, वैसे पढ़ी भी हो, लेकिन सबसे पहले तो तुम लोग जो है ना इसका इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री का ओपन करो। ये जो है जी फर्स्ट चैप्टर बायोफिजिक्स वाला, ठीक है। बायोफिजिक्स वाला चैप्टर हम लोग ओपन करेंगे, जिसमें जो है पहला ही है तुमने, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा हुआ है क्या होते हैं, और क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ये भी हमने बेसिकली डेफिनेशंस की हद तक करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का तुम सबको पता होना चाहिए कि ऐसे सब्सटेंसेस के जिसको हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे ब्रेक इनटू आयंस एंड पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।
तो इसमें तुम लोगों से बहुत दफा डिस्कस मैं मेरे ख्याल में ये कर चुकी हूँ कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है और इनकी एग्जांपल्स ईसीएफ और आईसीएफ। तो ये भी डेफिनेशन तुम लोग को याद होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, और इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं इसके, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तुम लोग की बुक में नहीं दिया हुआ। क्रिस्टलाइड्स दे आर द सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है। क्रिस्टलाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस कि जब पानी में डिसॉल्व करो तो आयंस में नहीं ब्रेक होते हैं, एंड मे और मे नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल यूरिया की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। और जो कोलाइड्स हैं बेसिकली इसका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत पहले तो काफी दफा आता था, अब आजकल कुछ कम हो गया हुआ, लेकिन डेफिनेशन इसकी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो दे आर द जेल लाइक ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, से जो नहीं गुजर पाते, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, गम्स हैं, ठीक है। और इसकी कुछ ना टाइप्स भी थी वैसे कोलाइड्स की, पता नहीं मैं तुम लोग कराई है कि नहीं। तो इसमें जितना बनल बुक में दिया हुआ उतना हम कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी डन, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कोलाइडल सोल्यूशन है तो हम उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे कि अगर कोलाइडल सोल्यूशन को आप कुछ देर के लिए रखो अनडिस्टर्ब, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो बेसिकली दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, अगर इसकी प्रॉपर्टी आ जाए ना तो उसमें भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि दे कैन बी सेपरेटेड इफ दे आर अलाउड टू सेटल डाउन। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, जो सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, अगर प्रॉपर्टीज कभी आ जाएंगे कोलाइड्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज लिखें तो उसमें आप ये चीज लिख सकते हो। दूसरी चीज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन विल मूव टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो सेपरेशन के ऊपर एक हेडिंग दे दो, सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स भी इसके ऊपर लिख दो कि अगर वो आ जाए तो हम इसको मेंशन कर दें, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कि अगर जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको आप अलाउ करें कुछ देर के लिए, तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर करंट पास करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा। इसके बाद जी ultracentrifugation, if the separation of the colloidal particles by subjecting them to the force of several hundred or even thousands of gravity in a specific apparatus called ultra, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उससे आप कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। डायलिसिस के प्रोसेस से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सारी ये चीजें हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। एक इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली दे यूज टू स्वेल एंड दे यूज्ड टू एब्जॉर्ब द वाटर। इस प्रॉपर्टी को इम्बिबिशन कहते हैं, ठीक है, इम्बिबिशन। मैं लिख देती हूँ तुम लोगों को इस पे टेक्स्ट पे ना, ये बुक पे लिख लो, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, इम्बिबिशन। ये तो सेपरेशन के तरीके है ना, लेकिन ये प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है। इम्बिबिशन का मतलब ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना कुछ देर के लिए, तो ये स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पगोल इसकी एग्जाम्पल है। स्पगोल का छिलका होता है ना, पानी में डालो तो फूल जाता है। इसी तरह से चने जो होते हैं आपके, पानी में डालो तो ग्राम्स वगैरह जितने भी चने होते हैं, ठीक है, तो दे यूज टू बेसिकली एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इम्बिबिशन। इसके अलावा ये जो है ना, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये जिग-जैग मूवमेंट शो करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। इनकी जब मूवमेंट देखी गई ना तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि दे फॉलो द बेसिकली जिग-जैग मूवमेंट। और जिग-जैग मूवमेंट के लिए एक लफ्ज भी होता था, शायद तुम लोगों को याद हो, केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं तुम लोग पढ़ते हो, जिग-जैग पाथवे, जो जिग-जैग मूवमेंट जो शो करते थे, वो मेरे माइंड में आ नहीं रहा। बहरहाल कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ना, दे फॉलो द जिग-जैग मूवमेंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इतनी बहुत है, अगर कभी आ जाए तो वैसे डेफिनेशन तुम लोगों को आनी चाहिए बेसिकली। और इसको हम ना इसका एक साइज रेंज भी था मेरे ख्याल में, और इसको हम आई डोंट रिमेम्बर कि नेकेड आई से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को देख सकते हैं कि नहीं। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम चेक करती हूँ, एक मिनट। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम नेकेड आई देख सकते हैं कि नहीं जी।
1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है बेसिकली, और इनका डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, और नॉर्मली दे आर इजीली विजिबल। मेरा ख्याल है कि हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। नहीं, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। इम्बिबिशन मैंने ये बताया है कि ये जो है ना नहीं, क्रॉलिंग सेल्स वगैरह नहीं होता जिगजैग मूवमेंट को, ये नहीं हम कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कहते, क्रॉलिंग वगैरह कुछ नहीं कहते। अच्छा, मैंने इम्बिबिशन ये बताया कि दीज कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन दे आर एब्जॉर्ब, व्हेन दे आर basically allow to stay in water, they used to absorb the water and they swell। जब भी इनको हम पानी में डालते हैं तो ये स्वेल, पानी को absorb कर जाते हैं और ये साइज इनका स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इम्बिबिशन। और ये जो है ना जो आपका इसबगोल का छिलका वगैरह और जो मैंने बता रही हूँ चने वगैरह, ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी को बेसिकली फॉलो करते हैं। ये होगी भी, नेट पे भी होगी, इम्बिबिशन लिखोगे कोलाइडल पार्टिकल्स की तो आ जाएगी बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल, कि जो है ना ये बेसिकली वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज ठीक बताया तुमने रोशना कंवल, ये भी हमें याद होना चाहिए कि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या है, 1 to 1000 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। साइज भी इनका होना चाहिए। और मैं इसकी वो मूवमेंट के लिए एक वर्ड था कोलाइडल पार्टिकल्स, एक सेकेंड, जिगजैग मूवमेंट ये शो करते थे इस बुक में, बेसिकली इतना नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। मैं लिख देती हूँ, डायमीटर का साइज लिखा हुआ है, ठीक है। रोशना कंवल ने जो लिखा है वो ठीक है, नेट पे भी दिया हुआ है, ठीक है। जो जिगजैग मूवमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो जब हम कोलाइड्स पढ़ ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें मुझे जो याद आ रही थी, विच वॉज नॉट इन द बुक, लेकिन इससे रिलेटेड एक तो उसकी प्रॉपर्टीज, समटाइम्स 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट आर द कोलाइड्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। तो इम्बिबिशन क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द सॉलिड इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। जो वाटर सॉलिड्स एब्जॉर्ब करते हैं ना उसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की भी ये प्रॉपर्टी है कि इम्बिबिशन का प्रोसेस ये शो करते हैं। दूसरा इस जिगजैग मोशन शो करते हैं, इस मोशन का नाम है ब्रोनियन मूवमेंट या ब्रोनियन मोशन, ठीक है। तो ये तुम लोगों को 2-4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत है, ठीक है। तो साइज के लिए तुम लोग नेट से भी रिव्यू कर सकते हो, बाकी लिखा भी है 1 to 1000 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका साइज है। तो जी ये है जी कोलाइड्स के बारे में। इसके अलावा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वगैरह ठीक है अगर आती है तो, अदरवाइज कोर्स का हिस्सा नहीं है एज सच। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है तुम लोग के एज सच कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो कोर्स का हिस्सा है ना वो है सॉल्यूशंस। पेज नंबर 4 पे आ जाओ तुम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशंस हैं बेसिकली पेज नंबर 4 पे, ये हम करेंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। वन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। ज़ाहिर सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जो चीज कम अमाउंट में होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट बेसिकली। तो जी अब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन इज मेड व्हेन अ सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल NaCl इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। जाहिर है जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो फिर ही बेसिकली जो होगा ना वो सॉल्यूशन बनेगा बेसिकली। तो आप कोई भी सॉल्यूशन की एग्जांपल्स में कोई भी तुम लोग दे सकते हो, जैसे NaCl का सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, कोई भी तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल हैं तो सॉल्यूशंस की। इसके अलावा जो है ना सॉल्यूशन की ना टाइप्स भी हैं बेसिकली। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है ना इसकी टाइप्स उन्होंने लिखी हुई है कि इट कैन बी होमोजीनियस और
हेट्रोजीनियस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है ना दो टाइप्स हैं सोल्यूशन, या तो होमोजीनियस हो सकता है और यहाँ जो है ये हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अब क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस जो सॉल्यूशंस हैं दे आर आल्सो कॉल्ड वन फेज सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। वन फेज सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वन फेज सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने सपोज कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें पता ना चले, मतलब उसके सॉल्यूट्स नजर ना आ रहे हो। हाँ जी, प्रीवियस मरियम टॉप पेजेस नहीं करने, जितना हम कर रहे हैं ना बस उतना ही करना है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है और हम कर रहे हैं, ठीक है। जितना हमने सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स किया वो करेंगे, फिर हम पेज नंबर 4 पे आ जाएंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब ये है सिंपली कि आपका जो है ना सॉल्यूशन की एक ही फेज है, ठीक है। देयर इज ओनली वन फेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि शुगर का और जब हम वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हमें चीनी कहीं जब सॉल्यूशन बन गया है तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे चीनी है और यहाँ पे पानी है, फेज उसकी एक ही है। जैसे कोई भी हम शरबत जाम मिश्री रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं तो किधर डाला है, वो कोई अलहदा नहीं सेपरेट जगह पे नहीं नजर आ रहा होता, ठीक है। तो एक ही जगह है उसकी, सोल्यूशन की एक ही फेज है, यानी कि उसमें कुछ अलहदा से तुम लोगों को पार्टिकल्स नहीं नजर आ रहे होते, उसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली होमोजीनियस सोल्यूशन। अगर ठीक है, इसमें वन फेज होती है सोल्यूशन। द सोल्यूट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट गिविंग इट अ क्लियर ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल NaCl का सोल्यूशन। इसी तरह से जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है इसमें टू फेज सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ऑयल और वाटर का अगर सोल्यूशन बनाया, पानी का और ऑयल का, तो इसमें देखो जब हम ऑयल और वाटर का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो आपकी ऑयल की लेयर एक ऊपर आ जाती है और वाटर की नीचे रह जाती है, यानी कि टू फेज सोल्यूशन बन जाता है। क्लियरली उसको देखने से पता चल सकता है कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, इसमें एक वाटर है और एक ये है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं जी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, टू फेज सोल्यूशन। समझ आ गई है वन फेज और टू फेज में क्या बेसिकली डिफरेंस है, वन फेज सोल्यूशन में और टू फेज सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। वन फेज और टू फेज सोल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट्स जो है ना कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, इसको हम कह रहे हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड नॉट क्लियर। जैसे कि प्रोटीन का अगर सोल्यूशन बना दो, कुछ ऐसी प्रोटीन हैं जो पानी में सही डिसॉल्व नहीं होती, जिलेटिन वगैरह, ठीक है। एल्ब्यूमिन को भी अगर करो तो कुछ हद तक नीचे रह जाती है। तो ऐसी चीजें जो कि पानी में डिसॉल्व, कुछ प्रोटीन्स बिल्कुल हो भी जाती हैं डिसॉल्व, ठीक है। कुछ हैं जैसे मैं बता रही हूँ जिलेटिन है, ग्लोबुलिन है, कुछ है जो नहीं होती, बाकी कुछ हो भी जाती हैं। तो जिसमें जो रह जाती हैं सोल्यूशंस में सोल्यूट सही तरह डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं ये हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे जो है ना तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे, देखो सोल्यूशंस की अगर क्लासिफिकेशन आ जाए तो फिर उसमें यहाँ तो मेंशन होगा, ठीक है। अगर तो उसमें मेंशन है कि जी आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे लिखो तो फिर आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लिखोगे। और अगर जो है उसमें मेंशन नहीं है कि आप तो फिर जो है ना डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स के कितने मार्क्स हैं तुम लोग लिख सकते हो, या टाइम है तो फिर दोनों लिख सकते हो कि जी सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन आ गई है तो फिर आप लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, होमो और हेट्रो, और ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन तीन तरह की बेसिकली क्लासिफिकेशन है, जिसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑफ प्लाज्मा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है, समझ लो आप आम लफ्जों में, तो इसको हम कह रहे हैं जी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों में जो है वो कंसंट्रेशन सेम है तो इसको हम कह देंगे इक्विलिब्रियम में है अगर कंसंट्रेशन, तो आइसोटोनिक है। फॉर एग्जाम्पल 0.9% सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन विच इज ऑस्मोटिक, विच इज osmotic with the human blood plasma. If the human blood cells RBCs are placed in this solution, they remain intact and retain their original shape, volume and function. इसमें इन्होंने जो है ना बॉडी के लिहाज से एग्जांपल दी हुई है कि आरबीसीज को अगर हम 0.9% के सोल्यूशन में रखते हैं ना तो जो है ना वो अपनी शेप वगैरह अपना वॉल्यूम बिल्कुल रिटेन कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस होता है।
तो ये आइसोटोनिक है, इसके अलावा आइसोस्मोटिक भी है रेड ब्लड सेल्स के बाद, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द सेल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर लीविंग द सेल्स, देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ द वाटर बाय सेल्स, ठीक है। तो सेल के अंदर और बाहर जो है वो वाटर जो परसेंटेज जो है सेम है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। मैं आपको वही सिंपल बताया कि अगर तो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है ना दोनों चीजें, तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब क्या होता है, लो, कम। इन सॉल्यूशंस में जो है ना सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, दे आर लेस कंसंट्रेटेड, यानी कि ये ज्यादा डाइल्यूटेड होंगे। जो लेस कंसंट्रेटेड है उसको हम ज्यादा डाइल्यूटेड भी तो कह सकते हैं ना। तो दे आर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस एंड मोर डाइल्यूटेड देन 0.9% NaCl। 0.9% NaCl की इसने एक रेफरेंस ले लिया है, ठीक है ना, कि ये हमारा एक रेफरेंस है जिसमें सेम आइसोस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा का। तो अगर आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, 0.9% की बजाय वो कम है, 0.2% है, 3% है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा। अब अगर ऐसे सोल्यूशन में तुम लोग रेड ब्लड सेल्स को रखोगे तो क्या होगा, दे विल स्वेल बिकॉज वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस। तो और अगर आपका सोल्यूशन बहुत लेस कंसंट्रेटेड होगा, ज्यादा डिल्यूट होगा, तो रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने के लिए हमें 0.9% NaCl का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अगर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स को प्लेस करेंगे, ठीक है, कि अगर सेल्स के अंदर जो है आपका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो रेड ब्लड सेल्स तो रप्चर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, जो सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिनकी परसेंटेज 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो एक आइडियल है, एक रेफरेंस है, फिक्स है, अगर उससे ज्यादा है, तो फिर अगर हम आरबीसीज को ऐसे सोल्यूशन में रखेंगे तो ये क्या, उसमें स्वेल हो गए थे, स्वेल इतना हो गया कि बस्ट हो गए, फट गए, रप्चर हो गए, और इसमें श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक हो गए भी क्रिनेट कर जाएंगे, वही बस्ट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, बिकॉज वाटर विल लीव द सेल्स एंड एंटर इनटू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो तीन तरह की बेसिकली सोल्यूट कंसंट्रेशन की बेसिस पे तीन तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ये है सोल्यूट सॉल्वेंट बराबर, हाइपोटोनिक का मतलब ये है सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, और हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि सोल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, ठीक है। तो ये तीन तरह की चीजें हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब ये भी सोल्यूट कंसंट्रेशन की बेस पे थी, और एक और परसेंटेज सोल्यूशन भी है जो भी सोल्यूट की परसेंटेज की बेस पे बेसिकली है। ये हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि मोलर सोल्यूशन क्या होता है, परसेंटेज सोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, याद है किसी को मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी? एंजाइम से तो हमने सारा ही करना है। रेगुलेटरी एंजाइम से नंबर 1 वाले पे क्रॉस लगवाया है कि नहीं, ये मैं चेक कर लेती हूँ एंजाइम्स में कौन से रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। एंजाइम से तो हमने नहीं, नंबर 1 पे कोई क्रॉस नहीं था, ये हमने करना है, पढ़ना है हमने। एलोस्टेटिक साइड्स हमने की हुई है, मेरे ख्याल में किया हुआ हमने ये सब है, एंजाइम्स वाला इंक्लूडेड है इसमें, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर जाओगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है आपका ये परसेंटेज सोल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मार्क्स की परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, इसी तरह से जो परसेंटेज सोल्यूशन है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्वेंट। कि आपने अगर सपोज 10% सोल्यूशन बनाना है आपने, तो कैसे बनाओगे? सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट का मैंने 10% सोल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 ग्राम लूंगी सोडियम क्लोराइड नमक, ठीक है, और उसको मैं 100 ml पानी में डिजोल्व कर दूंगी। तो इसका सोल्यूशन कभी भी लीटर में नहीं बनता। जो परसेंटेज सोल्यूशन होता है ना, उसमें सॉल्वेंट आपका जो है ना 100 ml होता है, ठीक है, आपका 100 ml होता है।
ठीक है जी। तो परसेंटेज सोल्यूशन जो है हमारा वो होगा हमेशा 100 में। तो अगर तुम लोगों ने 20% सोल्यूशन बनाया तो फिर क्या करोगे, सिंपली 20 ग्राम कोई भी शुगर है, जो भी तुम्हारा सोल्यूट है, उसको 100 ml में डिसॉल्व कर दोगे तो ये 20% सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह 30%, 50%, ठीक है, इसी तरह से जो बेसिकली तुम लोग का सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा जी। एक सेकंड, सिर्फ एक 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 चीज मैं देख रही हूँ। ओके। तो जी अब तुम लोग आ जाओ इस पे। ये एग्जांपल वगैरह करने की ऐसा जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये है कि मोलर सोल्यूशन क्या आता है। इट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। जो मोलर सोल्यूशन है ना, इसमें जो है ना वो लीटर में हम डिसॉल्व करते हैं, यानी कि 1000 ml में। और जो आपका परसेंटेज सोल्यूशन है ना, उसमें हम 100 ml में हमेशा सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये मोलर और परसेंटेज सोल्यूशन में डिफरेंस है। तो मोलर सोल्यूशन किसी का भी जो होगा, जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसको आप 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे इन्होंने ये जो है कार्बोनिक एसिड का बनाया हुआ है, तो कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाला हुआ है, हाइड्रोजन का वेट क्या है और ऑक्सीजन का क्या है और कार्बन का क्या है, उन सबको प्लस करके मॉलिक्यूलर वेट तो तुम सबको निकालना आता है ना। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका एटॉमिक वेट जो है उसको हम प्लस करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतने ग्राम्स ही आप उसको लीटर में 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपका मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से नॉर्मल सोल्यूशन है ना, उसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट बेसिकली लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है कि उसको 2 से डिवाइड कर दो और उसको हम जो है ना 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करें तो ये आपका नॉर्मल सोल्यूशन बन जाता है। यही डिफरेंस है मोलर सोल्यूशन में और नॉर्मल सोल्यूशन में। बाकी इनका सिग्निफिकेंस वगैरह करने की ऐसा मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन का करने की जरूरत नहीं है। एडसॉर्प्शन लिखा हुआ है कि इट इज अ फिनोमेना बाय व्हिच अ लेयर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मीडियम इज कंडेंस्ड अपॉन अ सरफेस विद व्हिच दे कम इन कांटेक्ट। ठीक है, सरफेस का जब सल्यूट के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम कह रहे हैं दिस इज एडसॉर्प्शन। ओके। अच्छा एक सेकंड तुम लोग वेट करो, सिर्फ एक सेकंड में। अली वो जरा किचन में मिल्क देखना ऊपर वो गरम करने के लिए गैस हो गया कि जी क्लास फाइनली आई एम बैक। अच्छा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। तो दे आर द डेफिनेशंस बेसिकली जो तुम्हारी केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड हैं बेसिकली ना, और तुम लोगों ने पहले ये सारी चीजें बेसिकली वी हैव डन इट। जी क्या मैंने दुबला बतूल क्या दोबारा बताना है, मोलर और नॉर्मल परसेंटेज सोल्यूशन मैंने बताया कि 100 ml में होगा, ठीक है। और मोलर सोल्यूशन आई टोल्ड यू कि जो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल तुम लोग HCl का सोल्यूशन बनाना चाहते हो 1 मोलर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, कितने ग्राम डिसॉल्व करोगे बताओ 1000 ml में। मोलर सोल्यूशन हमेशा बनेगा लीटर में। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml, ठीक है। और जो आपका जो है परसेंटेज सोल्यूशन बेसिकली वो आपका बनेगा किसमें, 100 ml में, ठीक है। परसेंट सोल्यूशन आपका 100 ml में बनेगा। और जो मोलर सोल्यूशन है बेसिकली यू हैव टू डिसॉल्व द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब HCl का अगर आपने बनाना है, ठीक है, सपोज आपने मोलर सोल्यूशन, तो आप किस अमाउंट को डिसॉल्व करोगे 100 ml में, सब रिप्लाई करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो आप कितने में डिसॉल्व करोगे इसको, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है।
जी, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स। ओके, यस, निशा नसीम, आपने रिप्लाई किया है 36 ग्राम्स ऑफ HCl इन 1 लीटर, और अदीना ने लिखा है 18। इसके अलावा मुझे और किसी का रिप्लाई नहीं आया। बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग योर रिप्लाईज, तो बी क्विक के हाउ मेनी ग्राम्स यू विल डिसॉल्व इट। रोशना कंवल 35 ग्राम। सो लेट्स सी कि किसने सही हमें रिप्लाई किया है। देखो, क्लोराइड का बेसिकली जो है, इतना तो तुम लोगों को अभी याद होना चाहिए कि एटॉमिक वेट कितना है, ठीक है, और हाइड्रोजन का भी तुम सबको पता होना चाहिए। तो जो क्लोराइड है बेसिकली दैट इज 35 ग्राम्स, और जो हाइड्रोजन है दैट इज 1 ग्राम। तो 36 बेसिकली ग्राम्स विल बी डिसॉल्व टू प्रिपेयर द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द HCl, ठीक है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन तो तुम लोगों ने बहुत पहले से की हुई है, यू हैव डन इट इन द FSC आल्सो, so this is not a new thing basically for you people. So we will dissolve basically 36 grams of जो है बेसिकली HCl in the 1000 ml of the solvent. तो जिन्होंने भी 18 और ये 35 और ये जो ऑप्शंस भेजी है ना, दे आर नॉट राइट। तो 36 ग्राम इज द राइट आंसर। इसी तरह से यू कैन सिंपली प्रिपेयर, ठीक है, अगर तुम लोग ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ग्लूकोज का सोल्यूशन क्या है जी, ग्लूकोज का कितना है जी, 1 मोलर सोल्यूशन अगर हम बनाना चाहते हैं, सिंपली MCQ में भी आ सकता है, ठीक है, कि 1 मोलर अगर सोल्यूशन तुम लोग ग्लूकोज का बनाना चाहते हो तो वो कितने ग्राम्स तुम लोग डिजोल्व करोगे। 1 मोलर सोल्यूशन अगर हम ग्लूकोज का बनाना चाहते हैं तो ग्लूकोज का क्या लिखोगे तुम लोग, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम बनाना चाहते हैं तो जी कितने ग्राम होगा ये 1 मोलर सोल्यूशन। ऑल ऑफ यू बेसिकली मस्ट रिप्लाई। सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 स्टूडेंट्स बेसिकली जो हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज का अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसी का अगर हम 1 नॉर्मल सोल्यूशन कहें तो उसके हम फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स लेंगे, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये है कि आपने उसको 2 पे जितना भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है सिंपली डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 नॉर्मल सोल्यूशन एंड 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल में हम इक्विवेलेंट वेट लेंगे, ठीक है, और मोलर सोल्यूशन में आप जो है कंप्लीट उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लोगे, ठीक है जी। हाँ जी, 180 ग्राम्स बेसिकली वी विल डिसॉल्व इन 1000 ml, तो ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो हमारे MCQs के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये एक तो सॉल्यूशंस की टाइप्स, अब अगर तो मेंशन नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ आ जाता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो फिर तुम लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ज्यादा कॉमन है वो भी लिख सकते हो, और आइसोटोनिक हाइपोटोनिक भी लिख सकते हो, लेकिन परसेंटेज सोल्यूशन और मोलर और नॉर्मल उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हो कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस पे अगर हमने क्लासिफाई करना है, या लिखा हो कि परसेंटेज सोल्यूशन या नॉर्मल और मोलर आपने लिखना है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे आ रहा है तो सिर्फ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस और यही ज्यादा कॉमन है। या ये जो है अगर आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अगर नहीं लिखा हुआ ना कि क्लासिफाई सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, फिर आप आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक वाली बता सकते हो, और प्लस जो है आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही लिख सकते हो। इसके अलावा जो आपका सेकंड चैप्टर है, आप मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर विच इज जी निम्रा, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका विच इज एसिड बेस, ठीक है, उस पर जरा तुम लोग आ जाओ। एसिड और बेस की डेफिनेशंस भी तुम लोगों को शुरू से पता है कि जी एसिड्स ऐसे केमिकल्स हैं विच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और बेसिस और अल्कलीज ऐसे होते हैं केमिकल्स विच डिसोसिएट हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेस इस तरह की कोई कहानी नहीं करनी, बट यू शुड नो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड व्हाट आर द वीक एसिड्स। उनकी एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए, सिर्फ एसिड की क्या है, अल्कली की क्या है, और इनकी एक दो एग्जांपल्स, जैसे कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिकली पेज नंबर 7 पे हमने सिर्फ जो है ना, पेज नंबर 7 पे वी विल डू जस्ट द डेफिनेशंस ऑफ अल्कलीज एंड द एसिड्स एंड सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो बॉडी में जो हमारे कॉमन एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। और आपके जो जैसे सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, सारे आपके मेटाबॉलिज्म के एसिड्स है ना, पेज नंबर 7 पे लिखे हुए हैं।
तो ये हमारे बॉडी के एसिड्स हैं। और बॉडी में चीफ बेसिस कौन सी हैं, मेजर जो बेसिस हैं हमारी बॉडी में, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, बेस है आपकी बॉडी की, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह है, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह है। तो ये हमारी बॉडी की बेसिस हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट एज द बेसिकली चीफ बेस ऑफ द बॉडी। तो अब हमने जो है ना बेसिकली इसमें पीएच की भी जस्ट डेफिनेशन विच इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सिर्फ डेफिनेशंस तक हमने करना है, ज्यादा नहीं इसमें करना आपने। और ये हम सबको पता है कि 7 पे न्यूट्रल पीएच है, ग्रेटर देन 7 पे बेसिक हो जाती है, और लेस देन 7 पे एसिडिक है बेसिकली। इसके अलावा जो है ना वी विल डू सिर्फ 7 पे डेफिनेशंस एंड द एग्जांपल्स to what are the chief bases of the body, what are the chief acids of the body, and plus come on the page number 9। जो पेज नंबर 9 है ना उस पे एसिड और वो जो है बफर सॉल्यूशंस, दिस इज अ थिंग वी शुड नो कि बॉडी के इंपॉर्टेंट बफर्स कौन से हैं और बफर्स की क्या है डेफिनेशन बेसिकली। इसमें जो है ना बफर क्या होता है, ठीक है, बफर की डेफिनेशन, solution which contains a weak acid and its salt or a weak base and its salt, and it resists the change in the pH when a small amount of any acid or base is added to it or removed from it। तो सिंपली buffers क्या है, ठीक है जी, ऐसे solutions कि जिसमें अगर तुम लोग थोड़ी अमाउंट में अगर एसिड या बेस ऐड करते हो तो ये सोल्यूशन की जो है ना पीएच जो होती है ना उसको चेंज नहीं करता, सिंपली दिस इज द बफर सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन भी है, when a small amount of acid or base is added to it, it doesn't mean कि अगर किसी भी कोई आपने सोल्यूशन बनाया हुआ सपोज और उसकी 4 पीएच उसकी आपने सेट की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें जी 1 लीटर कोई आप एसिड डाल दोगे तो उसकी उसकी पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ओनली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अ फ्यू मिलीलीटर्स ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, तो बफर जो है पीएच चेंज को बेसिकली रेजिस्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशंस दे help to resist the change in pH when a small amount of acid or base is added to it or removed from it। तो ये सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करेगा। अगेन मैं बता रही हूँ, जब थोड़ी अमाउंट में हम एसिड बेस डालते हैं फिर ये रेजिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि भर के तुम लोगों ने एसिड बेस डाल दिया तो जी बफर है ये तो अब रेजिस्ट करेगा। तो जब भी हम कोई अपना सोल्यूशन बनाते हैं उसमें हम थोड़ा सा बफर डाल देते हैं। बफर का मकसद ये है कि अगर गलती से कोई थोड़ा एसिड थोड़ा बेस डल गई अगर ज्यादा तो ये पीएच इसकी मेंटेन रहेगी। अब इसी तरह से बॉडी की देख लो, पीएच 7 है, ठीक है, चाहे तुम लोग कोई एसिडिक चीजें खा रहे हो चाहे बेसिक खा रहे हो तो हमारी पीएच बॉडी की जो है मेंटेन रहती है, ब्लड की जैसे 7 रहती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट बफर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब उन बफर्स में कौन कौन से बफर्स हैं, बॉडी के इंपॉर्टेंट बफर्स के नाम हम सबको, एसिड, वीक एसिड का मतलब ये है कि लेस अमाउंट में नहीं डालना। वीक एसिड का मतलब है कि नेचुरली ऐसे एसिड्स जो वीक एसिड्स हों, कुछ एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, कुछ एसिड्स हैं जो कि वीक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, इसकी पीएच कम होती है। वीक एसिड जिसकी पीएच जो है वो ज्यादा होगी, जिसकी पीएच 1-2 होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। 7 से करीब होगी जिसकी पीएच वो आपका वीक एसिड होगा। तो 1-2 वाले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं, जैसे ही आप 7 की तरफ मूव करते हो तो आपकी पीएच जो है वो कम होने लगती है, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल हो जाती है और फिर आपकी 8, 9, 10 ये आपकी बेसिक पीएच है। तो जिस एसिड की पीएच 6 होगी या 5 होगी उसका मतलब है कि ये जो है ना आपका वीक एसिड है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। हीरा जफर, लेस अमाउंट का मतलब ये है कि अगर गलती से कम अमाउंट में हम एसिड बेस डालें तो फिर वो जो है ना बफर पीएच को मेंटेन कर सकेगा। अगर सपोज तुम लोग अगर बहुत ज्यादा एसिड डाल देते हो, ठीक है, तो उस फिर वो सोल्यूशन जो है बफर जो है वो पीएच को मेंटेन करने में कामयाब नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से वीक एसिड्स की तरह ना वीक बेसिस भी होती हैं। एनीवेज बॉडी के जो बफर सिस्टम्स हैं वो याद रख लो जी, बाइकार्बोनेट बफर है, फॉस्फेट बफर है, प्रोटीन बफर है,
हीमोग्लोबिन बफर है, ठीक है। तो ये हमारे बफर्स हैं बॉडी के। और जो हमारे फ्लूइड्स में जो बफर्स हैं, प्लाज्मा में जो है हमारा जो मेन बफर है वो बाइकार्बोनेट है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आपका मेन बफर है वो भी बाइकार्बोनेट है। और फॉस्फेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरिनरी बफर, ठीक है। यूरिन में जो आपका बफर है वो फॉस्फेट है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मेन बफर है वो आपका प्रोटीन बफर है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स में आपका जो मेन बफर है वो है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक तुम लोगों ने इसको करना है, आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने नहीं करना है, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन हम करेंगे। होता क्या है, बॉडी के बफर्स और फ्लूइड्स में कौन कौन से बफर्स हैं। एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लाज्मा में मेन बफर कौन सा है, बायकार्बोनेट है। तो जो बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा में बफर प्रेजेंट है वो है प्रोटीन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन बफर कौन सा है, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, कम अमाउंट में माइनर बफर कौन सा है, और मेजर बफर कौन सा है। तो हमने सारे फ्लूइड्स में जो है ना मेजर और माइनर बफर्स बेसिकली याद तुम लोगों ने रखने हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो इतना तुम लोगों ने इसमें से करना है बफर्स वाले चैप्टर में से। इसके अलावा एक और चीज है कि जो आई थिंक यू शुड नो कि जो एसिडोसिस और अल्कलोसिस वगैरह क्या है, ठीक है। एसिडोसिस और अल्कलोसिस, ठीक है। अगर पीएच कम हो जाए तो एसिडोसिस होता है, ज्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन क्या तक करना है, इसमें जो है ना इन्होंने इस बुक में तो जो है ना एसिडोसिस कैन बी ड्यू टू मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मेलिटीज, तो इन्होंने दोनों एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सा होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो आई वोंट रिकमेंड दिस अंटिल। मैं तुम लोगों से ये कहूंगी कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस जो है ना, सिंपली तुम लोगों को बताया कि अल्कलोसिस में पीएच अगर 7.5 7.4 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ना आपका जो है एसिडोसिस ये है पीएच अगर आप कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक टेबल बेसिकली दिया हुआ है जिसमें ने टेबल भी वो अगर हम नहीं करते तो सही है बेसिकली। सिर्फ डेफिनेशंस, बिकॉज आई वांट जस्ट कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस की हमें जो है ना सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक जो है ना बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी जो पीएच है दैट इज बिलो द 7.4 तो इट इज कॉल्ड एज एसिडोसिस, ठीक है। सिंपली पीएच जो है इफ इट इज लेस देन 7.4 इट इज एसिडोसिस, और इफ इट इज ग्रेटर देन 7.4 तो दिस इज अल्कलोसिस। इक्वेशंस वगैरह कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बफर्स जो बफर्स इन प्लाज्मा तक तुम लोगों ने करना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बफर से पहले पहले तक सिर्फ जो आपका पैराग्राफ है वहां तक सिर्फ हम बफर्स करेंगे। और एसिडोसिस और अल्कलोसिस की डेफिनेशन सिर्फ कि एक में पीएच कम है एक में ज्यादा है, बस उसको पढ़ लो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मेरा ये आयन गैप वगैरह ये हमारे कोर्स में नहीं है और ये हमने करना भी नहीं है। तो जस्ट फॉर योर बेसिकली रिव्यू के जी एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है, ये हो सकता है तुम किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो, ठीक है। कि जो है एसिडोसिस और अल्कलोसिस की सिर्फ डेफिनेशंस, बस इसमें हमारा और नहीं है इस चैप्टर में। पीएच की डेफिनेशन तुम सबको आती होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच। वही डेफिनेशन है जो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, वही तुम लोगों के इस कोर्स में, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो यस पीएच की डेफिनेशन तुम लोग को आनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तुम लोग को आनी चाहिए। नहीं हमारी तो 10:30 तक है बेसिकली अभी, class timing is till 10:30 not 10, it is till 10:30।
तो अब तुम लोग जो है ना वो यस कोई क्वेश्चंस हैं पूछ लो, अटेंडेंस वगैरह भी अपनी लगा दो, उसका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेती हूँ। मैकेनिज्म वगैरह नहीं करना, देखो मैंने तुम लोग को बता दिया है कि सिर्फ एसिडोसिस अल्कलोसिस की डेफिनेशन, बफर्स की डेफिनेशन जितना हमने किया है, सॉल्यूशंस की टाइप्स, जस्ट जी ठीक है, तुम लोग अपनी अटेंडेंस वगैरह दो। देयर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क सिंपली। जी तो क्लास होगी तो तुम लोगों की ठीक है जी अटेंडेंस। समझ आया। एंजाइम्स मैंने ये बताया है कि एंजाइम्स में तो हमने बेसिकली किया है जो आपका डायग्नोसिस में यूज हो रहे हैं, बेसिकली मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, वही क्वेरी थी इनकी। बाकी मैंने ये बताया कि तुम लोगों की जो क्लासिफिकेशन है ना एंजाइम्स की, वो तुम लोगों ने जो है वो बेसिक जो है 6 क्लासेस उनकी एग्जांपल्स लाजमी करनी है। एक दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कोई रिएक्शन याद कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। प्लस जो सब क्लासेस है ना उसमें नाम कम से कम पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द सब क्लासेस ऑफ ऑक्सीडेटिव, व्हाट आर द नेम्स फॉर ट्रांसफरेजेस, ठीक है। तो कम से कम सब क्लासेस के हमें नाम आने चाहिए और एग्जाम्पल अगर याद कर लो तो दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी मैंने कहा था लाइप जो हाइड्रोलाइसिस वाली है उसकी जो मिसलिनियस सब क्लासेस है ना, मिसलिनियस जो क्लासेस दी हुई है हाइड्रोलाइसिस में, वो अगर तुम लोग ना करो तो दैट इज गुड। मिसलिनियस में कॉलन ईस्टरेजेस, जो सल्फो लाइपेजेस वगैरह, ठीक है। तो बस उसमें 3 ही करो हाइड्रोलाइसिस में, एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, बस वो तुम लोग 3 कर लो, दैट्स इट। तो मिसलिनियस में हम अगर ना जाएं, बाकी जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जो आइसो एंजाइम्स हैं बेसिकली, जो इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन है वो हम पढ़ लें। और प्लस जो है ये जो मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में है, ठीक है। तो ये हम करने। दूसरा मैंने कोलाइड्स करवाया है, तो मैंने बताया जो कोलाइड्स की सेपरेशन के तरीके हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर हेडिंग दे दो कि वो यस वो उसकी प्रॉपर्टीज में भी आ सकते हैं।
इसी तरह मैंने तुम लोगों को प्रोटीन्स का भी एक दफा सही करवाया था कि जो उसके साइज एंड शेप की बेस पे है वो उसकी स्ट्रक्चर उस पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, और अगर तुम लोग का सवाल है तो तुम लोग पूछ लो। जी क्लास तो अब हम, ऐसा है तुम लोग की लिख लीजिए मैंने अटेंडेंस को। अच्छा ऐसा है थर्सडे को इंशाल्लाह फिर वी विल डू जो है ना न्यूट्रिशन का इंशाल्लाह कोई भी चैप्टर तुम लोग बता देना वो हम रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, वो आप ग्रुप में मैसेज कर देना जो भी चैप्टर तुम लोग जो है ना न्यूट्रिशन का चाहते हो ना वो हम फिर थर्सडे वाली क्लास में उसको रिव्यू कर लेंगे। बाकी तुम लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज वगैरह कंप्लीट करो, जैसे आज घर पे वो टाइम है चाहे ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उसको कंप्लीट करो। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में जैसे हमारे कॉलेजेस खुलते हैं तो वो चेक वगैरह करवाओ, क्योंकि आगे फिर तुम लोग को दिसंबर वेकेशन हो जानी है, जनवरी में एग्जाम हो जाने हैं, तो वी हैव वेरी लेस टाइम, टाइम बहुत ज्यादा ही कम है।
जी जी बिल्कुल, जाहिर है क्रिसमस की भी छुट्टियां होंगी, ठीक है, अटेंडेंस होगी है तुम लोगों की, ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिए बस वो नेक्स्ट वीक चेक करवाएं। और डेफिनेटली दिसंबर में वेकेशंस हैं तुम लोगों की, वो तो होनी होनी है। तो ये पूरा साल तो वैसे ही वेकेशंस में ही बेसिकली चला गया है। द होल ईयर एज आई थिंक, मतलब कि जो है ना तुम लोगों का वो उसी में चला गया, वेकेशंस में। अच्छा जी क्लास, चलो आई एम ऑनलाइन, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। बाकी तुम्हें नेक्स्ट क्लास कौन सी है अब इसके बाद, क्योंकि कॉलेज में तो ब्रेक हो जाती थी ना। ठीक है क्लास, सी यू इंशाल्लाह ऑन। अच्छा ठीक है, इसका ब्रेक ही है, चलो ठीक है फिर। ओके फाइन, कॉलेज कैजुअली चल रहा है तो ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह।